हेलो गाइस, मेरा नाम है शुगन सांगवान। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज की हमारी पहली वीडियो रहेगी। यहाँ पर आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको पीडीएफ उनकी मिलती रहेगी। लेकिन हम लोग जो है आज से पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास होगी जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। बात इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है मुगलों के पतन से, इतना याद रखोगे पहली बात। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? मुगलों के पतन से। मुगलों का पतन हुआ। मैं पहले आपको बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री क्यों शुरुआत होती है मुगलों के पतन से। देखिए, सबसे जो मतलब पहला मुगल शासक बना, उसका नाम था बाबर। बात क्लियर है? बाबर के बाद आया कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया? याद रखोगे कौन? कोई बताएगा मेरे को? अकबर। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। और शाहजहां का पुत्री था औरंगजेब। अब औरंगजेब जो मुगलों का पतन शुरू होता है वो औरंगजेब के बाद शुरू होता है। आपको अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं, बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं, तो जो जब तक औरंगजेब था भाई, सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया। जब तक औरंगजेब था तब तक तो मुगलों को मुगल जो है वो संगठित रहे, मुगल जो है एकजुट रहे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना शासक मजबूत होगा, जितना रूलर मजबूत होगा, उतना यूनिटी रहने वाली है। क्योंकि अगर शासक कमजोर है तो कोई भी जो है मुंह उठा के बोल सकता है कि मैं तो स्वतंत्र हो रहा हूं, मैं तो अलग हो रहा हूं। सीधी सी बात है, ठीक है। तो मुगलों के पतन से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि मुगलों का पतन होगा और मुगलों के पतन होने के बाद अंग्रेज जो है, इन जो भी राज्य बनेंगे, मतलब मुगलों का पतन होगा तो कहीं तो राजपूत खड़े हो जाएंगे, कहीं सिख राज्य खड़ा होगा, कहीं जाट शासक बनेंगे, कहीं बंगाल में, क्योंकि जो औरंगजेब का आखिरी मतलब वो है क्या नाम, मुगल सूबेदार है मुर्शिद कुली खां, वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा, वो अलग नवाब बन जाएगा बंगाल का। अवध में सुजाउद्दौला बन जाएगा। सीधी सी बात है, मतलब शुरुआत तो होगी सादत खान से, लेकिन सुजाउद्दौला अवध का नवाब बनेगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए कि जब तक शासक मजबूत है, जब तक तो साम्राज्य संगठित रहेगा। लेकिन जैसे ही शासक कमजोर पड़ने शुरू होंगे, तो कमजोर पड़ने शुरू होने के बाद में छोटे छोटे राज्यों में विभाजन शुरू हो जाएगा। जो मुगल साम्राज्य इतना बड़ा अकबर ने बनाया था वो टूटना शुरू हो जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में। और जब छोटे छोटे हिस्सों में टूटना शुरू हो जाएगा, यहीं से शुरुआत होगी मुगलों के पतन की। क्योंकि मुगलों का पतन होगा तो इन राज्यों को कोई ना कोई आकर जीत लेगा। और वो कौन जीतेंगे? अंग्रेज। और बाद में अंग्रेजों से ही हमें फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी आजादी के लिए। यही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें पहले हम लोग मुगलों का पतन पढ़ते हैं। मुगलों का पतन हुआ तो नए नए राज्य कौन खड़े हुए? सिख, जाट, मराठा, है ना। उसके बाद उन पर अंग्रेजों ने कैसा कब्जा करा? क्योंकि कहीं तो वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि को यूज करेगा, कहीं हड़प नीति को यूज करेगा, डलहौजी। और उनसे बाद में हमारी लड़ाई होगी। हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये लोग उनसे आजादी लेंगे। मैं आपको पहले एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री किस तरह से शुरुआत होगी और किस प्रकार से खत्म होगी। बात क्लियर है इतना? तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे मुगलों का पतन। ये हमारी सीरीज होगी पूरी की पूरी, जो आपको डे बाय डे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। मुगलों का पतन। तो मुगलों का पतन याद रखोगे, सब मुगलों का सबसे योग्य और अंतिम शासक कौन था? औरंगजेब। बात क्लियर है इतना? अगर मैं औरंगजेब से पहले बात करूं, तुम लोग जानते हैं अभी बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र था कौन? औरंगजेब। ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु होगी कब? 1707 में। तुमसे पूछे कहां होगी? अहमदनगर। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसलिए जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है वो मुगलों के पतन से शुरू हो रही है
और मुगलों में जो आखिरी योग्यतम शासक है, उसके बाद तो मुगल टूटने शुरू हो जाएंगे, सीधी सी बात है। जो आखिरी योग्यतम शासक है वो कौन है? औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? 1707 में। कहां होगी? अहमदनगर। इसके कितने पुत्र थे? 3, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। 2 इसके मरने से पहले मर चुके थे औरंगजेब के। बात के लिए इतना तो आप लोग याद रखोगे, औरंगजेब के जब ये मरा उसके बाद कितने पुत्र जिंदा थे? 3, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। लेकिन आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो देखेंगे यहां पर, हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब के बाद जो अगला रूलर होगा वो होगा बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम। इसका मतलब मुअज्जम, आजम, कामबख्श में केवल सबसे बड़ा जो अगला रूलर बनेगा औरंगजेब के बाद वो कौन बनेगा? मुअज्जम। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो जजाऊ का युद्ध हुआ 1707 में, उसमें मुअज्जम ने आजम को मार दिया, आजम को हरा दिया। जो बीजापुर का युद्ध हुआ उसमें मुअज्जम ने कामबख्श को मार दिया, कामबख्श को हरा दिया। तो अगला रूलर ही कौन बन रहा है? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, जिसका असली नाम क्या है? मुअज्जम। जिसका असली नाम क्या है? मुअज्जम। आशा करता हूं इतना समझ में आ चुका होगा। अगर आपसे पूछता है कि औरंगजेब के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन था, तो बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका असली नाम क्या था? मुअज्जम। क्योंकि औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ना आगे बढ़ते हैं जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब जो बहादुर शाह प्रथम है, शाह आलम प्रथम है, काफी इंपोर्टेंट। जो बहादुर शाह प्रथम है, शाह आलम प्रथम है, यही औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी है। इसी का नाम बहादुर शाह प्रथम है, इसी का नाम शाह आलम प्रथम है। इसे शाहे बेखबर भी कहा जाता है, शाहे बेखबर। तो काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि शाह आलम प्रथम ने किसी भी और ध्यान नहीं दिया, किसी भी चीज की ओर ध्यान नहीं दिया। मराठा सरदार को शाहू और ताराबाई को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया, शाहू और ताराबाई को लड़ने के लिए छोड़ दिया। कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर औरंगजेब मरा, ठीक है जी, शाह आलम प्रथम बना, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम बना। अगर ये चाहता तो औरंगजेब की तरह अपने साम्राज्य को संगठित रख सकता था, लेकिन इसे शाहे बेखबर इसलिए कह रहे हैं, इसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। कैसे? तो पता, औरंगजेब के टाइम पे मराठों में शिवाजी था। मतलब जब अगर तुमसे पूछे मराठा सरदार कौन थे औरंगजेब के टाइम पे, तो याद रखो कौन? शिवाजी। शिवाजी के बाद कौन बने? संभाजी। भाई शिवाजी से औरंगजेब संधि भी तो करता है, पुरंदर की संधि। संभाजी के बाद कौन बने? राजाराम। क्यों बने? क्योंकि संभाजी का पुत्र तो शाहू था, संभाजी का पुत्र तो शाहू था, फिर राजाराम कैसे बन गए? भैया शाहू को औरंगजेब के टाइम पे मुगलों ने बंदी बना लिया था, ठीक है, इसलिए संभाजी के बाद बन गए थे कौन? राजाराम। और राजाराम बने तो राजाराम के बाद आया कौन? शिवाजी। शिवाजी सेकंड। लेकिन शिवाजी सेकंड बहुत कम आयु का था, इसलिए उनकी जो संरक्षिका बनी, उनकी पत्नी बनी राजाराम की, जिनका नाम था ताराबाई। तो इसलिए जब औरंगजेब मर गया, अगर तुमसे पूछने लगे कि मुगलों के मतलब औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा सरदार कौन थी, तो याद रखोगे ताराबाई। और जब मरा तो भैया जो बहादुर शाह प्रथम बना, इसने क्या करा? शाहू को छोड़ दिया, जो मुगल बंदी बना के लेकर आए थे। और छोड़ने के बाद में शाहू किससे भिड़ गया? ताराबाई से। उसकी लड़ाई किससे शुरू होगी? ताराबाई से। सिंपल सी बात है। अगर शाह आलम प्रथम चाहता तो शायद इन पे नियंत्रण कर सकता था। तो मैं यही बोल रहा हूं, इन्हें शाहे बेखबर क्यों कहा जाता है? कि भैया इन्होंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, ठीक है जी। इसलिए अब शाहू क्या करेगा? शाहू अपना पहला पेशवा बनाएगा, बालाजी विश्वनाथ, और फिर बाजीराव फर्स्ट। और तो पता है पेशवा बनने के बाद तो मराठा शक्ति ग्रहण तक करते चले जाएंगे, फिर मुगलों के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से मुगलों का पतन हो रहा है और नए नए राज्यों का उदय हो रहा है।
बात क्लियर है ना? गुरु गोविंद सिंह को बंदा बहादुर के में बंगाल का गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने बंगाल में झंडा बुलंद कर दिया। आपको पता सिखों में 10 गुरु हुए हैं भाई। गुरु नानक पहले गुरु थे, दूसरे गुरु अंगद थे, तीसरे गुरु अमरदास थे, चौथे गुरु रामदास जी थे, फिर गुरु अर्जुन देव थे, फिर हरकिशन, हरगोविंद, गुरु मतलब हर राय, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें गुरु थे। सिंपल सी बात है। लेकिन जब सिख गुरु गोविंद सिंह, तो बताओगा अगर तुमसे पूछने लगे कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा लेकिन ना स्वीकार करने पर उन्हें मार दिया, तो गुरु तेग बहादुर। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह बने। गुरु गोविंद सिंह किससे तो युद्ध हुए थे औरंगजेब के। अब जब सिंपल सी बात है, गुरु गोविंद सिंह मरने के बाद में वहां पे सिखों का जो नेता बना उन्हीं का गुरु गोविंद सिंह का शिष्य है बंदा बहादुर, वो खड़ा हो गया। तो अगर शाह आलम प्रथम बहादुर से प्रथम योग्य होता तो वहीं पर बात न दबा देता। लेकिन बाद में क्या होगा, बंदा बहादुर जो है सिख छोटे छोटे मिसलों बढ़ जाएंगे और महाराजा रंजीत सिंह खड़े हो जाएंगे। तो हो रहा है ना मुगलों का पतन, नए राज्यों का उदय। बात क्लियर है ना? इसलिए ओवन सिडनी जो है बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहते हैं ये जो है आखिरी है जिनके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब जो शाह आलम प्रथम है बंदा बहादुर, या जो शाह आलम प्रथम है या हम कह सकते हैं बहादुर शाह प्रथम है, उनके 4 पुत्र थे, जहादार शाह, अजीमुस्सान, रफीउस्सान, जहान शाह। बात क्लियर है? 4 पुत्र थे बच्चों उनके। गुरु गोविंद जो बहादुर शाह प्रथम थे, शाह आलम प्रथम जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और तो बता अजीमुस्सान का पुत्री कौन होगा? फर्रुखसियर। अजीमुस्सान का पुत्र कौन होने वाला है? फर्रुखसियर। बात क्लियर है? लेकिन जहादार शाह अगले जो रूलर बनते हैं वो कौन बनते हैं? जहादार शाह। तो औरंगजेब के बाद कौन बना? शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम। फिर कौन बना? जहादार शाह। क्यों? शिष्टाचार की तो कमी थी, वो तो थी, तभी तो विघटन हो रहा है मुगलों का, तभी तो मुगलों में से नए नए राज्यों का उदय हो रहा है। लेकिन भैया याद रखोगे इनमें ये लाल कुंवरी नामक वैश्य से प्रेम करते थे। सिंपल सी बात है, लाल कुंवरी नामक वैश्य से प्रेम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जब ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पतन तो होना स्वाभाविक है। समझ में आ गई बात? नहीं। बहादुर शाह के पुत्रों में जब गृह युद्ध हुआ, मतलब जो ये चारों थे बहादुर शाह के पुत्री थे ना जी, तो उसकी मदद एक बहुत बड़े सामंत, मतलब किसकी? जहादार शाह की, जुल्फिकार खान ने की थी। तो बहादुर शाह के 4 बेटों में से जहादार शाह क्यों बना था? क्योंकि एक उस समय के जो सबसे बड़े सामंत थे उनका नाम था जुल्फिकार खान। है जी, जुल्फिकार खान ने मदद करी किसकी? जहादार शाह की। इसलिए बहादुर शाह के बाद अगला जो रूलर बना वो कौन था? जहादार शाह। बात समझ में आ गई? क्लियर यहां तक? चले जाए आगे बढ़ते हैं। बाद में जहादार शाह ने उसे अपना वजीर बनाया था। जहादार शाह ने क्या बनाया? अपना वजीर। सही जी, किसे? जुल्फिकार खां को, जिसने उसको बनवाया था। असद खां जुल्फिकार खां के पिता को सलाहकार नियुक्त करा। नॉर्मल याद रखना, कुछ ज्यादा याद नहीं रखना आपको इसमें, बस इतना याद रखिएगा कि औरंगजेब के बाद कौन बना? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम। इसका असली नाम क्या था? मुअज्जम। औरंगजेब के कितने पुत्र थे जन्म मृत्यु के समय? तो याद रखोगे मुअज्जम, आजम और कामबख्श। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुअज्जम के बाद कौन बना? जहादार शाह। या शाह आलम प्रथम के बाद कौन बना? जहादार शाह। क्योंकि उसको किसकी मदद मिली? वैसे तो शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम के कितने पुत्र थे? 4। जहादार शाह, अजीमुस्सान, रफीउस्सान, फर्रुखसियर। तो इसलिए, लेकिन उसकी मदद किसने करी? जहादार शाह की। जुल्फिकार खान है। और रूलर कौन बनता है? जहादार शाह। लेकिन जहादार शाह के बाद कौन बनेगा? फर्रुखसियर। कौन बनेगा? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर याद रखोगे कि यह अजीमुस्सान का पुत्र था, मतलब जहादार शाह का भाई था। अजीमुस्सान भाई था। जहादार शाह का। तो तुमसे पूछेगा कि फर्रुखसियर, जहादार शाह को किसने मारा? उसके भतीजे ने।
जिसका नाम था फरुखसियर। सैयद बंधु की मदद से जहांदार शाह को मरवा दिया। सैयद बंधु की मदद से किसने मरवा दिया जहांदार शाह को? फरुखसियर ने। सैयद बंधु कौन है? हुसैन अली अब्दुल्ला खान, राजा बनाने वाले। राजा बनाने वाले कह लीजिए या किंग मेकर्स कह लीजिए, किंग मेकर्स, क्योंकि ये 4 राजा बनाएंगे सैयद बंधु। सैयद बंधु कौन कौन है? हुसैन अली अब्दुल्ला खान, ये हिंदुस्तानी दल से थे सैयद बंधु। मुगल दरबार में लेखक विलियम इरविन के अनुसार दलिया ग्रुप थे, तुरानी, ईरानी मतलब अनेक दल, अफगानी, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी दल जो था मतलब जो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, है जी, वो थे हुसैन अली अब्दुल्ला खान। कौन? मतलब सैयद बंधु। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और यही सैयद बंधु किसकी मदद कर रहे हैं गद्दे बैठने पे? जहांदार शाह को मार के फरुखसियर की। बात क्लियर है इतना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मुगल दल, अब हम देख ले, वैसा तो अनेक दल बताया है ना इन्होंने, क्या नाम विलियम इरविन ने। अफगानी दल से मोहम्मद खां, ईरानी दल से जुल्फिकार खां, जिस जुल्फिकार खान ने बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम के बेटों में से जहांदार शाह की मदद करी थी। ठीक है जी। तुरानी दल से जकारिया खां, निजामुल मुल्क। सैयद बंधु आगे 4 राजा बनेंगे फरुखसियर के बाद, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसलिए इनको राजा बनाने वाले कहा जाता है। आप लोग याद रखोगे कि राजा बनाने वाले किसे कहा जाता है? सैयद बंधु को। कितने थे? 2, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। चलिए जी अभी पहले पढ़ते हैं फरुखसियर के बारे में, फिर हम जाएंगे रफीउद्दर्जात के बारे में, फिर जाएंगे रफीउद्दौला के बारे में, फिर रंगीला के बारे में। बात क्लियर इतना? ठीक है जी। अब सुनिए जी, फरुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त करा, हुसैन अली को मीर बख्शी। भैया जिसने बनाया उसे, उनको तो उच्च उच्च पदों पर नियुक्त करेगा ही ना, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। फरुखसियर ने राजा जयसिंह और सबको सवाई की उपाधि दी। राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। ये पूछा जाता है फरुखसियर ने किसको सवाई की उपाधि दी? जयसिंह को। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, राजा जयसिंह कहां पर थे? जयपुर। और ये जयसिंह द्वितीय हैं। जयसिंह द्वितीय, ये जयसिंह द्वितीय हैं, याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सवाई की उपाधि राजा जयसिंह को दी थी किसने? फरुखसियर ने। ये जयसिंह द्वितीय है क्योंकि जयसिंह प्रथम वो शिवाजी के टाइम पे थे, जो शिवाजी से, जब औरंगजेब थे तो शिवाजी से जो क्या करते? पुरंदर की संधि। बात कर लेते हैं। तो जयसिंह द्वितीय है, और जयसिंह द्वितीय जो थे ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। इन्होंने 5 जगह भारत में जंतर मंतर का निर्माण करवाया, 5 जगह लैब बनवाई है। कहां कहां? जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और आपका दिल्ली। 5 जगह बनवाई है, 5 जगह। एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवाजी जयसिंह ने कहां कहां लैब बनवाई थी? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। वैसे हम जब हम पढ़ेंगे कि मुगलों का पतन हो जाएगा, नए राज्यों का उदय हो रहा है, तो तब हम देखेंगे कि राजा जयसिंह के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी किसने? फरुखसियर ने। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जयसिंह और याद रखोगे अजीत सिंह की पुत्री से विवाह करा। अजीत सिंह कहां के राजा थे? जोधपुर। अजीत सिंह की पुत्री से विवाह करा। ठीक है जी। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिखा हुआ अजीत सिंह और जय सिंह दोनों के दोनों राजपूत शासक थे। तक फरुखसियर ने जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया कर हिंदुओं पर लगने वाला कर है, हिंदुओं पर। फरुखसियर ने जाट शासक चूड़ामन से दोस्ती करी। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि मुगलों का पतन हो रहा है और नए नए राज्यों का उदय हो रहा है। कहीं तो जोधपुर है, कहीं जयपुर है,
कहीं जो है सिख खड़े हो गए हैं, कहीं मराठा खड़े हो गए हैं, ठीक है जी, और कहीं पर जो है जाट खड़े हो चुके हैं, ठीक है जी। जाटों का जो पहला रूलर था उसका नाम था गोकुल, दूसरा रूलर था राजाराम। राजाराम अकबर के टाइम का था, अकबर के बाद में थे, ठीक है जी। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है वहां पर कौन है, चूड़ामन, और चूड़ामन ने जाटों की राजधानी बनाई थी, कौन, भरतपुर, जो आज राजस्थान में पड़ता है, ठीक है जी। तो चूड़ामन से दोस्ती करी, फरुखसर के समय बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। ये बंदा बहादुर कौन है, जो गुरु गोविंद सिंह के पास सिखों में खड़ा हुआ था, ठीक है ना। बंदा बहादुर सिखों का गुरु गोविंद सिंह के पास शासक बना था। बात के लिए 1717 में अंग्रेजों को एक आदेश के द्वारा अनेक व्यापारिक छूट दिया। अगर तुमसे कहता है सबसे अधिक व्यापारिक छूट अंग्रेजों किसने दी थी, तो याद रखोगे फरुखसियर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेतबंधु ने फरुखसियर को अंधा करके मरवा दिया। अब क्या हुआ, श्वेतबंधु ने बनाया था, श्वेतबंधु ने उसे मरवा दिया। मरवा क्यों दिया, क्योंकि फरुखसियर श्वेतबंधु, जब सिंपल सी बात है किसी राजा को बना रहे हैं तो अपने अनुसार चलने के लिए कहेंगे ही, लेकिन बाद में जो है श्वेतबंधु फरुखसियर के अनुसार नहीं चले, और फरुखसियर के अनुसार अगर नहीं चले तो सिंपल सी बात है उसके खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रच दिया। लेकिन इतना जरूर याद रखोगे, सैयद बंधुओं ने मराठा साहू और बालाजी विश्वनाथ को सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया था। सरदेशमुखी का अधिकार, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ तो पता होगा मराठों के लूटपाट से बचने का कर था। श्वेतबंधु मराठों से मदद ले रहे हैं, इस बात से चिढ़ गया फरुखसियर। अब सिंपल सी बात है, तो श्वेतबंधु के खिलाफ तो सही जी, जब फरुखसियर हो चुका है सही जी, तो श्वेतबंधु जो है मराठों की मदद लेके वो किसको मरवा देंगे, फरुखसियर को। और अगला कौन बनेगा, क्योंकि तो बता श्वेतबंधु कितने राजा बनाएंगे, 4 राजा बनाने वाले कहा जाता उन्हें। तो अगला कौन राजा बन रहा है, आप लोग देख सकते हो, रफी-उद-दरजात। रफी-उद-दरजात अगला मुगल सम्राट। अब तक मुगल सम्राट कौन कौन हो चुके हैं, औरंगजेब का बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, जहादार शाह, फरुखसियर, और फरुखसियर के बाद कौन है, रफी-उद-दरजात। अब इतना ध्यान रखोगे, रफी-उद-दरजात को मुगल शासक बनाने के लिए शाहू और बालाजी विश्वनाथ आए थे। मैंने बताया था ना, बहादुर शाह प्रथम के टाइम पे है जी, शाहू को छोड़ दिया गया था और वो ताराबाई से भिड़ गया था, और ताराबाई को हटा देता है, और भैया छत्रपति कौन बन जाता है, शाहू। और शाहू अपने पहला पेशवा को किसको बनाता है, बालाजी विश्वनाथ को। और फरुखसियर जो है को मरवाने के लिए श्वेतबंधु ने किसकी मदद ली है, मराठों की। बात क्लियर है ना। विश्वनाथ ने रफी-उद-दरजात को है जी 1719 में दिल्ली की संधि के द्वारा की थी। मतलब रफी-उद-दरजात से भी संधि हो गई थी कि ठीक है हम तुझे मुगल शासक बनाने वाले हैं। तो अगला बना रफी-उद-दरजात। बस इसके टाइम पे 1% ध्यान रख लेना कि कौन सा विद्रोह हुआ था, निकोसियर। और अगला है रफी-उद-दौला। बात क्लियर है इतना। तो अगला जो है, जब श्वेतबंधु को यह अच्छा नहीं लगा रफी-उद-दरजात, तो उन्होंने हटाकर उसे रफी-उद-दौला को बना दिया। काफी इंपोर्टेंट है जी। और इतना रखोगे सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन है, रफी-उद-दरजात। बात समझ में आ गई। अगला रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला के टाइम पे इस काल में अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को हरम से वापिस ले गए। भैया अजीत सिंह की पुत्री से विवाह हुआ था फरुखसियर का, फरुखसियर तो मर गया, तो इसलिए अजीत सिंह अपनी पुत्री को वापस ले गए। ध्यान रखोगे इस चीज का। अगला बनेगा कौन, रंगीला। यहीं तक तो तुम लोग जानते हो, यहीं तक तो फरुखसियर ने 4 शासक बनाए हैं। तो उनमें जो फरुखसियर कह रहा, जो श्वेतबंधु ने 4 शासक बनाए, उनमें आखिरी कौन है, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला याद रखोगे, रोशन अख्तर। और इनमें जो है हिजड़े और महिला, इसके दरबार में सबसे अधिक हिजड़े और महिला थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछा जा चुका है। बात कर रहे हैं। इसी के काल में श्वेतबंधु का अंत हो गया। इनका अंत कराने में चिनक्रिच खां का हाथ था। चिनक्रिच खां जो हैदराबाद का निजाम है, यह भी खड़ा हो चुका नया। मुगल कमजोर हो रहे हैं, नए नए रूलर्स आ रहे हैं। बात के लिए ना सही जी, इसी को बोलते हैं मुगलों का पतन। अब सिंपल से मुगलों का पतन हो जाएगा और इन पर कब्जा कर कौन करेंगे, अंग्रेज। तब जाके हमें अंग्रेजों से फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बात क्लियर है सही जी। तो मुगलों का अंत चिनक्रिच खां। चिनक्रिच खां का एक नाम जरूर याद रखना, निजामुल मुल्क आसफ जहां। निजामुल मुल्क आसफ जहां। बात करें ना,
वास्तविकता में हैदराबाद की नींव मोहम्मद शाह के काल में पड़ी थी, है जी। इसी काल में सादत खान ने अवध को स्वतंत्र करा। अवध भी अलग होता जा रहा, सादत खान अवध को बना रहा है नया राज्य साम्राज्य। अवध में क्या होगा, अवध में उसके बाद सफदरजंग बनेगा, सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला बनेगा, और ये शुजाउद्दौला वही होगा जो इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद की संधि करेंगे। कौन इंसाक है, कौन करेगा संधि? क्लाइव। क्यों? क्योंकि शुजाउद्दौला के पास ही बंगाल से भागकर आएगा मीर कासिम, और बक्सर का लड़ाई लड़ेंगे शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। तो मुगलों का पतन हो रहा है, नए नए राज्यों का उदय हो रहा है। इसी काल में अफगान शासक फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया। अगर तुमसे पूछता है कि नादिर शाह ने किसके टाइम पर आक्रमण करा, तो याद रखो किसके? रंगीला के। काफी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शाह रंगीला। क्यों? औरंगजेब के टाइम पर तो नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुगल कमजोर हो रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? है जी। नादिर शाह तख्ते ताउस ले गया, मयूर सिंहासन और हीरे कोहिनूर हीरे को भी ले गया। अगर तुमसे पूछेगा कि रंगीला के टाइम पे कौन अटैकर आया था, फारस का कौन रूलर अटैकर आया था, तो याद रखो कौन? नादिर शाह। काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नादिर शाह के बाद अफगान का शासक बनता है कौन? अहमद शाह। काफी इंपॉर्टेंट। अगला कौन बनता है? अहमद शाह। और अहमद शाह के काल में ही अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। किसने किया? अब्दाली। बात क्लियर है? अहमद शाह अब्दाली। फारस का नादिर शाह के बाद अटैकर आया कौन? अब्दाली। अब्दाली जो नादिर शाह लूट के ले गया था ना कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस, वो अब्दाली को मिल गए थे। फारस का अगला जो रूलर बनता है वो कौन बनता है? अब्दाली। बात क्लियर है इतनी? चलिए जाके बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली। इसी काल में अहमद शाह के मतलब तो अब तक मुगल रूलर कौन कौन? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, फिर जहादार शाह, फिर फरुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, और अब कौन है? अहमद शाह। ठीक है जी। इसी काल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करा। मतलब इससे पहले जो रंगीला था उसके टाइम पर तो नादिर शाह ने, अब किसने करा है? अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के बाद अफगानिस्तान का शासक बना था। अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण करे। कितनी बार आक्रमण करे? 7 बार। बात समझ में आ गई? पहली बार आक्रमण 1748 में पंजाब में हुआ। कहां हुआ? पंजाब। 1757 तक दिल्ली में प्रवेश कर गया। अब्दाली क्या करता है ना, दिल्ली में पहुंच के अहमद शाह को हटा के अगला बना देगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर सेकंड बना देगा। ध्यान रखोगे आप लोग, अगला जो बनेगा वो कौन बनेगा? आलमगीर द्वितीय। ध्यान रखोगे। वापस जाने से पहले अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को हटा के बाद में इसको बैठा देता, आलमगीर द्वितीय को भी। इमादुल मुल्क मतलब आलमगीर द्वितीय को सम्राट, जब दिल्ली में घुस गया इसे तो सम्राट बना दिया। निजामुल मुल्क को वजीर, इमादुल मुल्क को वजीर और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना दिया जाता है। मतलब जो अब्दाली आया तो अहमद शाह के टाइम पे, लेकिन जब तक दिल्ली में घुसा वहां पे अहमद शाह को हटा के बना दिया आलमगीर द्वितीय को, और अपने 2 एजेंट बना दिए। एक तो कौन? नजीबुद्दौला, एक बना दिया गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क। पूरा नाम है इसका। सही है जी? बात समझ में आ गई क्या? ये बताइए। ठीक है जी। अब गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क जो है, जब ये बना दिया गया, एक बात बता दूं तुम्हें, अगर तुमसे पूछा लगे कि अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था, बहुत ही विश्वासपात्र सरदार कौन था, तो कौन था? याद रखोगे नजीबुद्दौला। काफी इंपोर्टेंट है। हो जाएगा इतना? आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़ते हम लोग। तो हमने देखा कि अब्दाली जो है जी, आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाता है, नजीबुद्दौला को, है जी भैया, नजीबुद्दौला जो रोहिल सल्तनत उसे मीर बख्शी और गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क को वजीर। 5 बार आक्रमण, अब 5वीं बार पानीपत के युद्ध में आएगा वापिस। अभी चलो देखते हैं वापिस आएगा तो कैसा आएगा, तो बाद में देखते हैं। इमादुल मुल्क को गाजीउद्दीन भी कहा जाता है, इतना याद रखोगे तुम लोग। तो आप लोग देख रहे हैं अब्दाली को किसने बैठाया है? अब्दाली ने किसे बैठाया है? तो ध्यान दोगे किसको बैठाया अब्दाली ने? आलमगीर द्वितीय को। और आलमगीर द्वितीय को बैठाकर कितने 2 अपने एजेंट बनाए हैं? नजीबुद्दौला गाजीउद्दीन
और गाजुद्दीन इमादुल मुल्क और नजीबुद्दौला। बात क्लियर है इतनी। अब अब्दाली के दिल्ली पर आगमन के समय यही सम्राट था, कौन? आलमगीर द्वितीय, जिस समय दिल्ली पर घुसा हो, क्योंकि उसी ने बैठाया था ये। इसी के साथ बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसके क्या प्लासी का युद्ध का कोई सम्राट से रिलेशन है? नहीं। प्लासी में क्या चल रहा है? प्लासी में भैया हो क्या रहा है वहां पे? प्लासी में जब औरंगजेब थे तो औरंगजेब का जो आखिरी नवाब था उसका नाम था, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां, मतलब आखिरी नवाब नहीं, सॉरी, गवर्नर बंगाल का। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। मैं बंगाल की बात बता रहा हूं, बंगाल में क्या चल रहा है साथ में पैरेलल। नवाब घोषित करने पर मुर्शिद कुली खान है, उसके बाद बना वहां पर कौन भैया? मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना वहां पर? सरफराज। पहले तो सुजाउद्दीन बना, फिर सरफराज बना, और फिर वहां पर बना अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां का ही देवता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से यह कहा कि आप जो है किलेबंदी मत करिए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेजों को ब्लैक होल में बंद कर दिया, मतलब एक छोटे कमरे बंद कर दिया। ब्लैक होल की घटना वहां पर हो गई है, हम पढ़ेंगे भी बंगाल में। तो भैया वहां पे जो है क्लाइव आया है और अंग्रेजों में जो है अटैक कर दिया है। सही जी, सॉरी, क्लाइव आया अंग्रेजों ने और सिराजुद्दौला से युद्ध लड़ा है प्लासी। लेकिन उस टाइम प्लासी का युद्ध इस मुगल सम्राट से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन तुमसे पूछ तो लेगा ना कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? आलमगीर द्वितीय। कर लोगे नाम से। आलमगीर द्वितीय के पुत्र का नाम था अली गौहर। अली गौहर आगे क्या बनेगा? शाह आलम द्वितीय। लेकिन आलमगीर द्वितीय के बाद नजीबुद्दौला गाजुद्दीन ने, जो अब्दाली के एजेंट है, सही जी, नजीबुद्दौला गाजुद्दीन ने दोनों ने मिलकर क्या करा? शाहजहां द्वितीय को बना दिया। आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद गाजुद्दीन इमादुल मुल्क ने उसके पुत्र अली गौहर को गद्दी पर बैठने नहीं दिया। यह पूछा जाता है कि गाजुद्दीन इमादुल मुल्क कौन है, ऐसा किसने थे? मुगल सम्राट को गद्दी पर नहीं बैठने दिया था गाजुद्दीन ने। किसको बैठा दिया? शाहजहां तृतीय को। बात क्लियर है ना? शाहजहां तृतीय काम बख्श को पुत्र था। समझ में आगे बात नहीं? आपने देखा ना, मुअज्जम आजम और काम बख्श, उसे बना दिया। बनना चाहिए था कौन? अली गौहर या शाह आलम द्वितीय। अब देखते हैं शाह आलम द्वितीय कैसे बनेगा। ये शाह आलम द्वितीय अब मदद लेने वाला मराठों की। मराठों में मैंने तुम्हें बता दिया, शाहू ने पहला पेशवा बनाया तो कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला पेशवा शाहू का कौन था? बाजीराव फर्स्ट। और उधर जो है छत्रपति, शाहू तो मर गया, राजाराम सेकंड आ गया है जी। और उधर पेशवा बनाया बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव संगोला की संधि के बाद मराठों में छत्रपतियों को एक तरफ कर देंगे और वास्तविक नेता बन जाएंगे कौन? पेशवा। बात समझ में आ गई ना? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पेशवा शाह आलम द्वितीय किसकी मदद लेगा? इस समय मराठों का नेतृत्व रघुनाथ राव ने किया। रघुनाथ राव ने नजीबुद्दौला गाजुद्दीन को पद से हटा दिया और अब्दाली का पुत्र तैमूर को मार दिया। और अब्दाली रघुनाथ राव बालाजी बाजीराव ने भेजे थे के बीच होता है कौन? पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठे किसको बैठाया है गद्दी पर? शाह आलम द्वितीय को, अली गौहर को। तो यही लिखा हुआ है, शाह आलम द्वितीय मराठों की मदद से दिल्ली तक आया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। क्योंकि अब यहां पे क्या होगा? 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाएगा और बक्सर युद्ध के बाद क्लाइव इससे आकर करेगा कौन? इलाहाबाद की पहली संधि। किससे? शाह आलम द्वितीय से। देखते हैं आगे कैसे। इलाहाबाद की पहली संधि क्यों होगी? क्योंकि तुम्हें पता है कि बक्सर का युद्ध क्यों होगा? बंगाल में जो ड्रामा चल रहा है, बंगाल में क्या ड्रामा चल रहा है? बंगाल में मैंने अभी तो बताया तुम्हें कि वो जो बंगाल में क्या हो रहा है कि वहां पे जो सिराजुद्दौला से प्लासी को लड़ा, क्लाइव ने सिराजुद्दौला को बाद में मार दिया, बना दिया मीर जाफर को उसके सेनापति को। फिर मीर जाफर ने काम नहीं करा, मीर कासिम को मार दिया, फिर मीर जाफर को बना दिया। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए जब वहां पे मीर जाफर को हटाया, सॉरी मीर कासिम को हटाया, फिर मीर जाफर बना दिया। मीर कासिम भागता भागता आता है कौन? सुजाउद्दौला के पास, अवध के नवाब के पास और शाह आलम द्वितीय के पास में, और कहता है मुझे मदद करो मेरी। तब जाकर होता बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में इसलिए शाह आलम द्वितीय भी लड़ते हैं सुजाउद्दौला अवध के नवाब के साथ और बंगाल में मीर कासिम के साथ। इसलिए सुजाउद्दौला के टाइम सही होती है इलाहाबाद की पहली संधि सुजाउद्दौला से। कौन करता है? क्लाइव आकर। समझ में आगे बात नहीं? इसी के साथ और मुगल साम्राज्य पेंशन देते हैं। और तो बताओगा इलाहाबाद की पहली संधि में शाह आलम द्वितीय को कहता क्लाइव 26 लाख रुपए वार्षिक दिया जाएगा, कड़ा और इलाहाबाद दिया जाएगा और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट हमें मिलेंगे।
यही थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब वार्षिक पेंशन मांग दी तो इसे क्या बना दिया, पेंशनर बना दिया। बात के लिए इतना। अगला मुगल सम्राट था, याद रखोगे कौन, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय था, राजा की उपाधि राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि थी, इतना याद रखोगे। बहादुर शाह जफर आखिरी, इन्हें 1857 की क्रांति में रंगून भेज दिया, और रंगून में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे क्यों भेजा था रंगून, क्योंकि जब 1857 की क्रांति में मेरठ से शुरुआत हुई तो मेरठ से जब सैनिक पहुंचे तो इनमें जो थोड़ी सी जान आ गई कि दोबारा से हम तो जो है खड़े होने वाले, सम्राट बनने वाले। हडसन ने आके गोली मार दी इनके बेटे को, और इन्होंने जो है भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है रंगून भेज दिया गया। और तो पता है इनका क्या कहना था, मैं किसी के ना आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना सका वो बुझता चिराग हूं। मुगल खत्म। अब हम देखेंगे नए राज्यों का उदय किस किस का हुआ है जब ये मुगलों का पतन हो रहा है धीरे धीरे। बात समझ में आई? मैंने आपको समझा चुका हूं हिस्ट्री कैसे शुरुआत हो रही है। चलिए जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।